अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऐसा नॉवेल्स दिल का रिश्ता चैप्टर 13 जो कि सेकंड लास्ट पार्ट। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। वली की मैथ्स की टीचर आयशा ने क्लास में एंटर होकर सब बच्चों से कहा। बच्चों ने भी खड़े होकर टीचर को जवाब दिया। ये इनका लास्ट पीरियड था। ओके स्टूडेंट्स, आज मैं आप सबसे एक क्वेश्चन करूँगी और सब ने मुझे इसका आंसर देना है। ओके टीचर। स्टूडेंट्स टीचर के बोलने पर सब स्टूडेंट्स ने एक साथ जवाब दिया। आप सब पेरेंट्स के अलावा सबसे ज़्यादा प्यार अपने बहन भाइयों से करते हो, पर क्यों करते हो, ये क्वेश्चन है मेरा। ओके टीचर आशा ने सबसे सवाल किया। पहले हम लास्ट रो से शुरू करते हैं। जी फैसल, आप बताओ सबसे पहले। टीचर आशा ने लास्ट में बैठे फैसल से कहा और पूरी क्लास फैसल की तरफ मुतवज्जा हुई। मैं अपने चाचू के बेटे से बहुत प्यार करता हूँ। टीचर, मेरा कोई भाई नहीं है, पर वो है, मुझे इसकी शरारतें अच्छी लगती हैं। गुड, ओके नेक्स्ट। टीचर आशा ने नेक्स्ट स्टूडेंट को खड़ा किया और इस तरह सब जवाब देते जा रहे थे। टीचर, मैं सबसे ज़्यादा प्यार अपनी छोटी बहन से करता हूँ। मैं डेली इसके लिए कप केक लेकर जाता हूँ। वो मेरा डेली इंतज़ार करती है, फिर केक खाकर मुझे किस करती है और फिर मेरे लिए पानी लाती है, और मुझे ये सब अच्छा लगता है। मुबशर के बताने पर टीचर और सारी क्लास हंसने लग गई थी, सिवाय वली के। वो खामोश सा बैठा सब कुछ सुन रहा था। टीचर, मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। उसे कुछ भी होता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं उसे रोने भी नहीं देता। वो अभी 2 माह की है, पर मुझे इसके छोटे से हाथ बहुत अच्छे लगते हैं। वो बहुत प्यारी है। मामा कहती है वो बड़ी होकर मेरा ख्याल रखेगी। माज ने क्लास को बताया। इस तरह बहुत से बच्चों ने भाई और बहनों का ही कहा। कुछ ने चाचू मामू और खाला के बच्चों का बोला। इनके खुद के भाई बहन नहीं थे। वली और हनान एक साथ बैठे थे और अब इनकी बारी थी। हनान ने बोलना शुरू किया। टीचर, मैं एक ही हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं एक ही रहूँ। भाई या बहन के आने से मेरा प्यार डिवाइड हो जाएगा। मॉम डैड इसको टाइम देंगे। हनान के इस तरह बोलने से सब बच्चे खामोश हो गए थे और टीचर आयशा को ये सुनकर अच्छा नहीं लगा। ऐसा नहीं होता हनान, हमारे पेरेंट्स हमसे इक्वली प्यार करते हैं। वो अपने बच्चों में कभी कंपैरिजन नहीं कर सकती। आप पेरेंट्स को छोड़ो, मुझसे पूछो। मैं कभी आप सब में से किसी एक को चूज नहीं कर पाती। मैं कभी नहीं सोच सकती कि मुझे हनान ज़्यादा प्यारा लगता है या वली। सो बच्चों, कभी ये मत सोचना कि आपके पेरेंट्स आपसे प्यार नहीं करते। दुनिया में सबसे ज़्यादा वही आपसे प्यार करते हैं। टीचर आयशा ने समझाया तो पूरी क्लास ने तालियां बजाईं। वली को दुख हो रहा था। इतने दिनों से अबीर और अरहाक को तंग करके उसे अब महसूस हो रहा था कि अबीर का डेली लंच भेजना और अरहाक का इसको खाना खिलाने आना। वो उड़ कर घर जाना चाहता था। वो इन दोनों से सॉरी बोलना चाहता था। ओके तो वली, बस आप ही रह गए हो। बताओ आप सबसे ज़्यादा प्यार किससे करते हो। टीचर आशा ने मुस्कुरा कर वली से पूछा। वो अपने ख्यालों में था, सो चौंक कर टीचर को देखा। टीचर, मैं सबसे ज़्यादा प्यार अपनी बहन से करता हूँ। वली के कहने पर सब ने हैरत से उसे देखा कि इसके बहन भाई नहीं थे। वो भी अल्लाह ताला के पास है, पर जब वो मेरे पास आ जाएगी तो मैं उसे बहुत प्यार करूँगा। मैं अपने सारे टॉयज़ उसे दे दूँगा। वली ने टीचर को बताया तो वो मुस्कुरा दी और फिर सब बच्चों के लिए क्लैपिंग की और सब बच्चों को शाबाश दी। ओके मैं बताती हूँ मैं किससे सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। टीचर आशा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी अपने भाई से बहुत प्यार करती हूँ। हम 2 ही बहन भाई हैं बस। मेरा सारा दिन लड़ती हूँ इसके साथ, पर अगर जब वो घर नहीं होता तो मुझे मज़ा नहीं आता। भाई और बहन एक बहुत खूबसूरत और प्यारा रिश्ता है। ये दिल का रिश्ता है। आप सब अभी छोटे हो, पर जब बड़े हो जाओगे तब पता चलेगा। टीचर आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर इन्होंने थोड़ा सा पढ़ाया और होमवर्क दिया। ऑफ होते ही सब अपने घर चले गए। वली भी घर आते ही अबीर का पूछता रहा। शाम तक वो लाउंज में बैठा अबीर की राह तकता रहा। और रहाब जब अबीर को खींचता हुआ कमरे में ले गया तो वली पीछे भागा। रहाब को गुस्से से धक्का देना वो सब तो ठीक करने वाला था, पर सब कुछ बिगड़ गया। वली अपने कमरे में बेड पर बैठा रो रहा था। वो सब सोच रहा था। उसे खुद से नफरत हो रही थी कि इसकी वजह से इसकी मामा इसके बहन या भाई को मारने वाली थी। आई एम अ बैड बॉय, वो खुद से बोला था। आंखों से आंसू बेतहाशा बह रहे थे। रोते रोते ही वो बिना खाना खाए सो गया था। सुबह फजर के वक्त अबीर की आंख खुली तो इसने बेड पर अपने करीब रहाब को सोते देखा। इसकी आंखों के सामने कल का सारा मंजर घूम रहा था। रहाब की आंखों में खुद के लिए बेएतबारी याद आ रही थी। वो बिना आवाज़ निकाले रो रही थी। आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वो बिना आहट पैदा किए उठी और नमाज पढ़ने के लिए वजू करने चली गई। बेशक इंसान मुश्किल के वक्त अपने रब को ही याद करता है। नमाज पढ़कर वो वली के कमरे में चली गई। वो सो रहा था। अब अबीर इसके पास बैठ गई और इसके माथे से बाल साइड पर करके इसके माथे पर किसकी और फिर इसके पास ही लेट गई। लेटे हुए इसकी भी आंख लगी और वो इधर ही सो गई।
अलार्म के बजने से रहाब उठ गया। संडे था, तभी वो अलार्म बंद करके लेटा रहा। पूरी रात घर से बाहर गुजारकर सुबह 4 बजे वो वापस आया था तो अबीर सो रही थी। एक तल्ख निगाह इस पर डालकर वो खाली जगह पर सो गया। रात से भूखे होने की वजह से अब इसका दिल घबरा रहा था। वो उठा और फ्रेश होने चला गया ताकि ब्रेकफास्ट कर सके। मामा। वली उठा तो अबीर को अपने पास सोया हुआ पाया तो इसके फेस पर किस करके अबीर को पुकारा। वली के बुलाने से अबीर उठ गई। गुड मॉर्निंग मामा। अबीर को उठता देख वली ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग मेरी जान, आप कब उठे? अबीर ने वली के माथे से साइड पर करते हुए प्यार से पूछा। अभी उठा हूँ और मुझे बहुत भूख लग रही है। वली ने मासूमियत से कहा, ओह आप जल्दी से ब्रश करो, मुंह हाथ धोकर किचन में आ जाओ, मैं अपने बेटे के लिए ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। अबीर ने वली से कहा और उठने लगी थी। मामा आई एम सॉरी, आई एम नॉट अ बैड बॉय। मैंने आपको हर्ट किया है ना, मैं नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। आई प्रॉमिस मामा। वली ने अबीर का हाथ पकड़कर कहा तो अबीर रोने लगी और वली को गले से लगा लिया। मामा आपसे बहुत प्यार करती हैं बेटा, मामा आपकी वजह से कभी हर्ट नहीं हो सकती और आप मामा के गुड बॉय हो। अबीर ने वली को रोते हुए कहा तो वो अपने छोटे छोटे हाथों से इसके आंसू साफ करने लगा। अबीर किचन में रीमा के साथ नाश्ता बना रही थी कि अरहाब भी आ गया। अबीर ने अरहाब को देखा पर वो खामोशी से डाइनिंग टेबल की चेयर पर बाहर घसीट कर बैठ गया। इतनी देर में वली भी आ गया और वो भी अरहाब के साथ वाली चेयर पर बैठ गया। रीमा जल्दी से नाश्ता लगाओ। अरहाब ने रीमा को हुक्म दिया तो वह जल्दी से नाश्ता टेबल पर लगाने लग गई। अबीर ने थूक निकली क्योंकि वो उसे अभी भी गुस्से में लग रहा था। वली दादो को बुला कर लाओ। वली जो खामोश सा बैठा था अरहाब के बोलने पर फौरन खड़ा हुआ। आप बैठो वली, मैं बुला लाती हूँ। वली मैंने आपको कहा है ना, फिर बैठे क्यों हूँ आप? अबीर के उठने पर अरहाब ने चिल्ला कर वली से कहा तो वो भागता हुआ दादो के रूम में चला गया। अबीर भरी आंखों से अरहाब को देख रही थी। इसने तो कभी अरहाब का गुस्सा देखा ही नहीं था। उसे अब अरहाब से डर लग रहा था। अपनी आंखें साफ करती वो उठ कर जाने लगी थी पर दादो और वली को आता देख वो फिर से बैठ गई। अबीर वली को अपने हाथों से नाश्ता करवाकर खुद किए बिना ही कमरे में आ गई थी। अरहाब का इस तरह का अंदाज देखकर वो अंदर ही अंदर कर रही थी, काश मैं अरहाब को इस वक्त सच बता देती कि मैं अस्पताल हूँ तो अभी वो मेरा सच सुन लेते या शायद ये नौबत ही ना आती। अबीर खुद से बोलती अफसोस कर रही थी। डॉक्टर आ रही हैं तुम्हें चेक करने। अरहाब कमरे में दाखिल हुआ और अबीर को गहरी सोच में डूबा देख कर बोला। अबीर खामोशी से लेट गई। अरहाब ने डॉक्टर हमना को कमरे में बुलाया। डॉक्टर हमना दरियाब की कज़न थी। अरहाब भाई ये थोड़ी सी वीक है, आपको इनकी डाइट का ख्याल रखना पड़ेगा। बाकी मैं कुछ मेडिसिन लिख कर दे रही हूँ, ये आप स्टार्ट करवा दें और चेकअप प्लीज़ कराते रहिएगा। डॉक्टर ने चेक करके नुस्खा अरहाब की तरफ बढ़ाया तो वो इसने पकड़ लिया। फिर अरहाब डॉक्टर को बाहर तक छोड़ने गया और रहीम गुल को मेडिसिन लेने भेज दिया। रीमा ये नाश्ता बेड पर रखो और जाओ। अरहाब रीमा के साथ कमरे में आया और इसे नाश्ता की ट्रे रख कर जाने का बोला तो वो खामोशी से रखती चली गई। रीमा खुद पहली दफ़ा अपने साहब के इतने गुस्से में देख रही थी। जल्दी से नाश्ता करो ताकि मैं तुम्हें बाद में मेडिसिन दे सकूं। अरहाब अबीर के पास बेड पर बैठते हुए बोला पर अबीर टस से मस ना हुई। तुम्हारे नखरे बर्दाश्त नहीं करूँगा मैं अब। अरहाब ने नवाला इसके मुंह में डालते हुए थोड़े गुस्से से कहा, मेरी बात सुन ले प्लीज़। अबीर की आंख से आंसू गिरा था। कुछ सुनने को बचा ही नहीं अबीर। अरहाब ने एक और नवाला इसके मुंह में डाला। तुम में और लुबना में थोड़ा सा फर्क है अबीर। अरहाब ने इसकी आंखों में आंखें डाल कर कहा, वो एटलीस्ट तुम जैसी नहीं थी। वो जब मेरे निकाह में थी ना तो इसने कभी मुझे धोखा नहीं दिया, किसी गैर मर्द के लिए मुझसे झूठ नहीं बोला था। अरहाब ने तल्खी से कहा तो अबीर के आंसू और मेहरबानी आ गई थी। वो सही ही तो कह रहा था, एक गैर मर्द के लिए अपने महरम से झूठ बोलना यह नेकी नहीं थी बल्कि इसने अपने शौहर को धोखा दिया था और जिसकी सज़ा वो इसकी नफरत के रूप में सह रही थी। हाँ एक बात है जो तुम दोनों में सेम है, तुम दोनों घटिया किस्म की माएँ हो। तुम दोनों एक जैसी हो और मेरी किस्मत देखो, दोनों बार एक जैसी औरत मिली। अरहाब को अबीर के आंसू से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था लेकिन अरहाब के अल्फाज अबीर को खंजर की तरह चुभ रहे थे। मैं शायद दुनिया का सबसे बदकिस्मत बाप हूँ जिसे 2 दफ़ा ये खबर मिली और दोनों बार मुझे एक डील करनी पड़ गई। अबीर ने अरहाब के चेहरे को थामना चाहा पर अरहाब ने इसके हाथ झटक दिए। तुम्हें नहीं आना चाहिए था मेरी ज़िंदगी में। मैंने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला था। काश मुझे तुमसे प्यार ना होता अबीर, काश। अरहाब ने अपनी आंख से निकलता एक आंसू फ़ौरन से साफ कर लिया था और अबीर को गौर से देखने लगा जो रो रही थी। अबीर तुम अल्लाह से दुआ करना कि बेटी ना हो, मुझे अब बेटी नहीं चाहिए।
مجھے ڈر لگتا ہے اگر وہ تم پر چلی گئی تو۔ ابیر جو اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھنے والی تھی، اس کی بات سن کر ہاتھ وہی تھم گیا۔ اب ابیر کی دبی دبی سی رونے کی آواز آ رہی تھی، یعنی وہ ایک اچھی لڑکی نہیں ہے اس کی نظر میں۔ ایک کہانی سناتا ہوں میں تمہیں ابیر، ارحاب نے روتی ہوئی ابیر کو دیکھ کر کہا۔ اسے خود بھی تکلیف ہو رہی تھی اسے روتا دیکھ کر۔ کمبخت دل پیار جو کر بیٹھا تھا اس سے، پر وہ کمزور نہیں پڑا۔ ایک بادشاہ تھا، اس کی ایک خوبصورت اور پیاری سی بیٹی تھی، شہزادی گلنار۔ شہزادی گلنار کو ایک کسان کے بیٹے سے محبت ہو جاتی ہے۔ کسان کا بیٹا بھی شہزادی سے محبت کرتا تھا۔ وہ دونوں یہ بات جانتے تھے کہ بادشاہ کبھی بھی ان کی شادی نہیں کروائے گا، تبھی شہزادی نے کسان کے ساتھ محل سے بھاگنے کا منصوبہ بنایا۔ وہ دونوں صبح ہونے سے پہلے ہی محل سے بھاگ نکلے۔ راستے میں کسان نے ایک اونٹنی خریدی۔ اونٹنی کے مالک نے کسان کو بتایا کہ اس اونٹنی میں ایک نقص ہے، یہ اپنی نانی اور ماں کی طرح جہاں پانی دیکھتی ہے وہیں بیٹھ جاتی ہے۔ کسان نے کہا اسے فرق نہیں پڑتا، اور اونٹنی خرید کر شہزادی گلنار کو لیتا آگے بڑھ گیا۔ ارحاب بولتے بولتے رکا۔ ابیر ٹکٹکی باندھے ارحاب کو دیکھ اور سن رہی تھی۔ وہ پھر سے بولنا شروع ہوا۔ صبح بادشاہ کو خبر ملی کہ اس کی بیٹی محل سے کسان کے بیٹے کے ساتھ بھاگ گئی تو اسے شدید غصہ آیا۔ اس نے اپنے سپاہی ان کے پیچھے گرفتار کرنے کے لیے بھیجے۔ کچھ گھڑ سوار سپاہی ان کے پیچھے گئے۔ ارحاب سانس لینے کے رکا اور پھر سے بولنا شروع ہوا۔ کسان کا بیٹا اور شہزادی گلنار ایک ندی کے قریب پہنچے اور ندی کے بیچ میں تھے کہ اونٹنی پانی میں بیٹھ گئی۔ کسان نے اونٹنی کو اٹھانے کی بہت کوشش کی، پر وہ نہیں اٹھی۔ دور سے کسان کو چند گھڑ سوار ان کی طرف آتے دکھائی دیے۔ کسان سمجھ گیا تھا کہ اب وہ نہیں بچے گا، لیکن اس نے ایک فیصلہ کر لیا۔ اس نے شہزادی کو دیکھا اور اپنے سامان سے تلوار نکال کر شہزادی کا سر قلم کر دیا۔ ارحاب نے ابیر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ حیران سی ہو گئی اور ارحاب کو دیکھنے لگ گئی۔ کیوں مارا، یہی پوچھنا چاہ رہی ہو نا تم؟ ارحاب نے ابیر کو بے چین سا دیکھ کر پوچھا تو اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ بتاتا ہوں، ارحاب نے جواب دیتے ہی پھر سے بولنا شروع کیا۔ سپاہی پریشان ہو گئے کہ اس نے شہزادی کو کیوں مار دیا، اور کسان کو گرفتار کر کے بادشاہ سلامت کے سامنے پیش کر دیا اور بادشاہ کو سارا واقعہ سنا دیا۔ بادشاہ نے کسان سے وجہ دریافت کی شہزادی کو مارنے کی، تو اس نے کہا میں نے ایک اونٹنی خریدی، وہ اپنی ماں کے نقش قدم پر چلتی تھی اور اس کی ماں اپنی ماں کے۔ بادشاہ سلامت شہزادی گلنار نے آج آپ کی عزت کو نیلام کیا، وہ گھر سے بھاگی۔ کل میری بیٹیاں جو شہزادی گلنار سے جنم لیتی وہ بھی اپنی ماں کے نقش قدم پر چل سکتی تھی، اور اسی طرح یہ لڑائی چلتی رہتی۔ بیٹیاں اپنی ماں کے نقش قدم پر چلتی ہیں۔ بادشاہ نے کسان کی بات سنی اور سمجھی تو اسے افسوس ہوا اپنی بیٹی کے مرنے کا۔ پھر بادشاہ نے کسان کا سر بھی قلم کروا دیا، کیونکہ وہ بھی اس کے ساتھ برابر کا شریک دار تھا۔ ارحاب نے اپنی بات مکمل کی اور ابیر خاموشی سے بے تحاشا آنسو بہا رہی تھی۔ وہ ارحاب کی بات سمجھ گئی تھی، گویا وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ وہ اچھی لڑکی نہیں ہے اور اس کی بیٹی کہیں اس کے نقش قدم پر نہ چلنے لگ جائے۔ ارحاب کے یہ سخت الفاظ اس کو تیر کی طرح چبھے تھے۔ وہ سسکیاں لے کر رونا شروع ہوئی تو ارحاب اس کو وہیں روتا سسکتا چھوڑ کر باہر چلا گیا تھا۔ میم، اب آگے کا کیا پلان ہے؟ ذیشان نے لبنہ کو میسج کیا تو لبنہ پڑھ کر مسکرا دی اور ٹائپ کرنے لگی۔ صبر رکھو، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ آگے کیا کرنا ہے میں تمہیں بعد میں بتا دوں گی۔ لبنہ میسج کر کے کچھ سوچ کر ہنسنے لگ گئی تھی۔ اس دن ذیشان کے آفس سے جانے کے بعد لبنہ کو شدید غصہ آیا تھا، پر وہ خاموش رہی۔ کچھ دن بعد اس نے ذیشان کو پھر سے بلایا اور اب کی بار وہ کچھ سوچ کر بیٹھی تھی۔ ذیشان کے بیٹھتے ہی وہ بولنا شروع ہوئی۔ میں جانتی ہوں تم ابیر سے پیار کرتے ہو، وہ کچھ پرابلمس کی وجہ سے شادی نہیں کر پائی، لیکن تم چاہو تو میں تمہیں اب بھی مل سکتی ہوں، تمہیں وہ اب بھی مل سکتی ہے۔ لبنہ نے شروع کیا۔ وہ شادی شدہ ہے میم، وہ مجھے نہیں مل سکتی، ذیشان قرب سے بولا تھا۔ اور اگر ارحاب اسے چھوڑ دے تو؟ لبنہ اپنی چیئر پر اب ریلیکس ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ میں کچھ سمجھا نہیں میم، ذیشان تھوڑا حیران ہو کر بولا۔ خیر سمجھ تو آپ گئے ہیں، پر میں پھر بھی بتا دیتی ہوں۔ لبنہ اپنی چیئر سے کھڑے ہو کر بولی۔ مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرنی ہے ان دونوں کے بیچ۔ لبنہ ذیشان کے بالکل سامنے کھڑے ہو کر بولی۔ ارحاب کو ٹریپ نہیں کر سکتے ہم، وہ کافی سمجھدار انسان ہے، وہ ایزلی باتوں میں نہیں آتا۔ ہاں البتہ ابیر کو میں جتنا جان پائی ہوں وہ کافی امیچور لڑکی ہے، زیادہ نہیں جانتی میں۔ ہاں تم مجھے اس کی نیچر کا بتاؤ، پلان بنانا پھر میرا کام۔ لبنہ ذیشان سے بولی۔ وہ تھوڑا اندازہ لگا چکی تھی کہ وہ مان گیا ہے، لیکن اس بات کی کیا گارنٹی کہ وہ مجھ سے پھر شادی کر لے گی؟ ذیشان نے اپنے دل میں کھٹکتی بات پوچھ لی، کیونکہ اس نے ابیر کی آنکھوں میں ارحاب کے لیے محبت دیکھی تھی۔ یہ تو تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم اس سے کتنی محبت کرتے ہو اور کیسے اسے حاصل کرتے ہو، لبنہ نے کمینگی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ ابیر کبھی کسی کو
तकलीफ में नहीं देख पाती, चाहे वो इसका कोई दुश्मन ही क्यों ना हो। वो अच्छे दिल की मालिक है, तभी सबको इससे प्यार हो जाता है। ज़ीशान को बताते ही लुबना मुस्कुरा दी। गुड, बस ये ही पॉइंट बहुत है, लुबना हंसते हुए बोली और ज़ीशान को कैंसर का बताने का बोला और बीर से माफ़ी मांगने का बोला। बाकी का बड़ा प्लान तो वो बाद में करने वाली थी। लुबना ने ज़ीशान की माँ के बारे में पता करवाया था कि वो लालची औरत है, बस इसका काम आसान होता जा रहा था। उस दिन लुबना डॉक्टर के पास अपना चेकअप करवाने गई थी और तभी उसे पता चला कि अबीर माँ बनने वाली है, क्योंकि वो जिस डॉक्टर के पास गई थी वो लुबना की दोस्त थी और अबीर को इसके रूम से निकलता वो देख चुकी थी। तभी अंदर जाते ही अपनी दोस्त से अबीर का पूछा तो उसे पता चला इसने फौरन से अपना प्लान बनाया और ज़ीशान और इसकी माँ को सिटी हॉस्पिटल बुला लिया और सारा प्लान इन्हें बताती गई। अबीर के अस्पताल एंटर होने की तस्वीर भी बना चुकी थी वो और अरहा को व्हाट्सअप कर चुकी थी। बस जैसा इसने चाहा वैसा होता गया, पर हो सकता है कि ये इसकी खामख्याली हो। दिन ऐसे ही गुजरते गए और 4 माह गुजर भी गए। अरहाब ने अबीर से बात करना छोड़ी हुई थी। अबीर भी अब खामोश हो चुकी थी। इसका और अरहाब का आमना सामना कम होता था। वो इसके उठने से पहले चला जाता था और सोने के बाद घर लौटता था। अबीर और वली में इन दिनों में मज़ीद दोस्ती हो गई थी। अबीर ने इस वाक़ये के बाद अपनी अम्मी की तरफ चक्कर नहीं लगाया था। अलबत्ता ज़मान साहब और ज़ुलेखा बेगम 2 मरतबा इसके पास आए थे, लेकिन उस्मान का अबीर से सामना नहीं हुआ था। अबीर अपने रूम में तैयार हो रही थी क्योंकि उसे अरहाब के साथ डॉक्टर के पास जाना था। बीबी जी, सर बुला रहे हैं आपको, रीमा ने शीशे के सामने खड़ी अबीर से कहा, तो वो खामोशी से इसके पीछे चल दी। इन 4 माह में वो बहुत कमज़ोर हो गई थी। अरहाब भाई, माशाल्लाह से बेबी बिल्कुल ठीक है और बेबी गर्ल है, डॉक्टर हमना ने मुस्कुराते हुए दोनों को बताया। तो अरहाब के चेहरे से खुशी साफ झलक रही थी, लेकिन अबीर की आंखों से आंसू गिरा था, जो इसने किसी की नज़र पड़ने से पहले ही साफ कर लिया था। ये तो बहुत खुशी की बात है, बताइए आपने, अरहाब ने मुस्कुराते हुए डॉक्टर को कहा। तो वो भी मुस्कुरा दी। अरहाब भाई, मुझे लगता है ये अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखती और किसी बात की टेंशन है। बेबी पर इस चीज़ का बुरा असर पड़ रहा है। डॉक्टर हमना ने अबीर को गहरी सोच में डूबा देखकर अरहाब से कहा। अरहाब ने अबीर को देखा जो गुमसुम सी बैठी थी। मैं ख्याल रखूँगा डॉक्टर, अब मुझे खुद ही इसकी डाइट प्लान करनी पड़ेगी, अरहाब ने कहा। तो डॉक्टर मुस्कुरा दी। अबीर अभी भी खामोश सी बैठी थी। अरहाब ने मज़ीद तफसील पूछकर डॉक्टर से इजाज़त ली और अबीर का हाथ थामे डॉक्टर हमना के रूम से चला गया। वापसी पर तुम्हें मैं खुद पिक कर लूँगा, अरहाब ने गाड़ी से उतरते अबीर से कहा। सुनो, ख्याल रखना अपना और बेबी का, और हाँ, दवाई वक्त पर ले लेना। अबीर ने अच्छा में सर हिला दिया और अब बोलना तकरीबन तर्क कर चुकी थी। अरहाब अबीर को इसकी अम्मी के घर छोड़कर ऑफिस चला गया था। वो अपने ऑफिस रूम में बैठा था, अबीर के बारे में सोच रहा था। मुझे अबीर से इतनी तल्ख बातें नहीं करनी चाहिए थी। अरहाब अपनी चेयर की बैक साइड से टेक लगाए आंखें मूंदे सोच रहा था। तभी इसके सामने रखे टेलीफोन पर रिंग हुई। इसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया। हेलो सर, आपसे मैम लुबना मिलना चाहती हैं, रिसेप्शनिस्ट ने अरहाब को इन्फॉर्म किया। अरहाब अपनी चेयर पर सीधा होकर बैठ गया। भेजो उसे, अरहाब ने कहते ही खटक से फ़ोन रख दिया। कितनी कमजोर, इसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। हेलो सर, आपसे मैम लुबना मिलना चाहती है, रिसेप्शनिस्ट ने अरहाब को इन्फॉर्म किया। अरहाब अपनी चेयर पर सीधा होकर बैठ गया। भेजो उसे, अरहाब ने कहते ही खटक से फ़ोन रख दिया। कितनी कमज़ोर हो गई हो अबीर, ख्याल क्यों नहीं रखती तुम अपना, ज़ुलेखा ने थोड़े गुस्से से अबीर को बोला। दिल नहीं करता अम्मी, मेरा दिल करता है मैं कहीं दूर चली जाऊँ सबसे, अबीर ने धीमे से अपनी माँ को कहा। तो ज़ुलेखा बेगम को इसके अंदाज से दिल को कुछ हुआ और उसे फ़ौरन गले लगा लिया। हाय अल्लाह ना करे, हाय अल्लाह ना करे कि तुम कभी दूर जाओ हमसे। अच्छा बताओ क्या कहा डॉक्टर ने, बेटा है या बेटी, ज़ुलेखा बेगम ने याद आने पर पूछा। बेटी है, अबीर ने थके हुए लहजे में अपनी माँ को बताया। ओह माशाल्लाह, मेरी गुड़िया की भी गुड़िया आने वाली है। ज़ुमान साहब और उस्मान ज़ोहर की नमाज़ पढ़कर भी घर आए थे और अबीर का जवाब सुन चुके थे। तभी ज़ुमान साहब ने मुस्कुराते हुए अबीर को गले से लगा दिया। अबीर ज़ुमान साहब के गले लगते ही रोना शुरू कर चुकी थी। वो बुलंद आवाज़ में रो रही थी कि वो तीनों ही परेशान हो गई थी। अबीर मेरा बच्चा, क्या हुआ तुम्हें, क्यों रो रही हो, बताओ अपने बाबा को कोई परेशानी है क्या, ज़ुमान साहब ने फिक्रमंदी से पूछा। वो परेशान हो गए थे अबीर के लिए। ज़ुलेखा बेगम का भी यही हाल था, जबकि उस्मान अब सही मायनों में बहन के लिए परेशान हुआ था। वो इसको काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रही थी। अब्बू मैं अच्छी नहीं हूँ ना,
میں آپ کی اچھی بیٹی نہیں ہوں، میں نے بہت دکھ دیے آپ کو، یہ میری جیسی ہوئی۔ تو ابھی روتے ہوئے آنکھوں میں خوف لیے بول رہی تھی، جبکہ سلمان صاحب خاموشی سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہے تھے۔ سب کہتے ہیں کہ بیٹی پر ماں کا اثر پڑتا ہے، اگر اس پر میرا اثر پڑ گیا تو؟ امی تو بہت اچھی ہیں، میں ان پر کیوں نہیں گی؟ میں کیوں بری ہوں؟ عبیر بنا رکے روئے اور بولے جا رہی تھی۔ اس کی باتوں سے زمان صاحب کو اور زلیخا بیگم کو بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ ان کی بیٹی تو ایسی نہیں تھی، پر وہ کیوں اس طرح خود کے لیے بول رہی تھی؟ عثمان سے عبیر کی ایسی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی، وہ اسے پاگل سی لگ رہی تھی۔ وہ اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتا گھر سے باہر نکل گیا۔ بس خاموش عبیر، تم سے کس نے کہا ہے کہ تم بری ہو؟ تم دنیا میں سب سے اچھی بیٹی ہو، اور اگر تمہاری بیٹی تم جیسی ہوگی تو تم بہت خوش قسمت خوش نصیب ماں ہوگی۔ زمان صاحب نے روتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا اور عبیر کافی دیر تک زمان صاحب کے سینے سے لگی روتی رہی۔ عبیر، تم کو رحاب نے کچھ کہا ہے کیا؟ زلیخا بیگم نے کسی خوف کے تحت عبیر سے پوچھا تو اس نے فوراً نام میں گردن ہلا دی۔ تو زمان صاحب اور زلیخا بیگم نے سکھ کا سانس لیا، کیونکہ انہیں لگا تھا جیسے ذیشان کی وجہ سے عبیر بول رہی ہو، کیونکہ اکثر اس طرح نادانی میں کی گئی حرکت بعد میں سامنے آئے تو تکلیف ہوتی ہے۔ بیٹھو لبنہ، رحاب نے لبنہ کو آفس میں داخل ہوتے دیکھا اور پھر تھوڑی دیر بعد اسے بیٹھنے کا بولا۔ لبنہ تو رحاب کے لہجے پر ہی حیران تھی، وہ حیران سے سامنے رکھی چیئر پر بیٹھ گئی۔ کیا لوگی، چائے یا کافی؟ رحاب نے ٹیلی فون ریسیور اٹھاتے ہوئے پوچھا تو لبنہ نے حیرانگی سے دیکھا اور کافی کا بولا تو رحاب نے 2 کپ کافی کا آرڈر دیا۔ رحاب، تم ٹھیک ہو؟ لبنہ کو کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم بتاؤ ٹھیک ہو، خوش ہو؟ ہاں میں تو بہت خوش ہوں، لبنہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ وہ عبیر نے اس دن میرا مطلب ہے کہ تمہارا بیبی ٹھیک ہے؟ لبنہ نے رحاب سے ڈرتے ہوئے پوچھا، کیونکہ رحاب کا کوئی بھروسہ نہیں تھا، غصے کا کبھی بھی کسی بھی بات پر آ سکتا تھا۔ لبنہ، اگر تم اس دن نہ بتاتی تو شاید میرا بچہ، رحاب کہتے کہتے رک گیا۔ میں تمہارا احسان ساری زندگی نہیں بھول سکتا، رحاب سنجیدگی سے لبنہ سے کہہ رہا تھا، اور وہ اندر ہی اندر خوش ہو رہی تھی، یہی تو وہ چاہتی تھی۔ تم سمجھ رہی ہوگی کہ میں تم سے اس طرح کا کچھ کہوں گا؟ رحاب کی ٹون یکدم بدل گئی۔ میں کچھ سمجھ نہیں، لبنہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ تمہیں میں کوئی دودھ پیتا بچہ لگتا ہوں جو یوں تم سب کے بچھائے جال میں پھنس جاؤں گا؟ رحاب بڑے آرام سے چیئر پر ریلیکس ہو کر بیٹھ کر بولا۔ لبنہ کے چہرے سے پکڑے جانے کا خوف صاف جھلک رہا تھا۔ تم نے جب پکس بھیجی تھی تبھی اندازہ ہو گیا تھا مجھے، رحاب مسکراتے ہوئے بولا، جیسے اس کے پلان پر پانی پھیر کر اسے ڈھیروں خوشی ہوئی تھی۔ مجھے اپنی بیوی پر پورا بھروسہ ہے، وہ بہت معصوم ہے، جو تم جیسی گھٹیا لوگوں کے ہاتھوں ٹریپ ہوئی۔ رحاب نے لبنہ کو دیکھتے ہوئے تھوڑا تلخی سے کہا، لیکن اب اسے ایسا سبق مل رہا ہے جو وہ ساری زندگی یاد رکھے گی۔ رحاب کی آنکھوں کے سامنے عبیر کا چہرہ گھوم رہا تھا اور اس کی پانی سے بھری آنکھیں، جو اکثر اسے بے چین کر دیتی تھیں۔ رحاب، اس میں ایسا کیا ہے جو تمہیں وہ غلط نہیں لگتی اور تمہیں وہ پسند ہے؟ لبنہ چیخ کر بولی تھی، کیونکہ شاید اسے اپنا اس طرح ہارنا پسند نہیں آیا۔ عبیر میں ایسا کچھ ہے ہی نہیں کہ اسے ناپسند کیا جائے۔ رحاب کی ایسے بولنے سے وہ جھل بھن گئی۔ لبنہ، میری ایک بات کان کھول کے سن لو، میری فیملی سے دور رہو، یہ میری لاسٹ وارننگ ہے۔ آئندہ میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، بلکہ تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گی۔ دفع ہو جاؤ اب، رحاب نے دھیمے مگر سخت لہجے میں تلخ لہجے میں کہا تھا، اور لبنہ وہاں سے فوراً نکل گئی۔ بولو عثمان، کیا بات کرنی تھی تمہیں مجھ سے؟ لبنہ کے جانے کے کچھ دیر بعد عثمان نے رحاب کو فون کر کے ساحل سمندر آنے کا کہا تھا، اور اب وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ بھائی، آپ میری آپی کو معاف کر دیں، مجھے لگتا ہے جیسے اس دن وہ سب جھوٹ بول رہے تھے، میری آپی کبھی بھی اتنی گری ہوئی حرکت نہیں کر سکتی۔ عثمان سر جھکائے رحاب سے کہہ رہا تھا، میں نے ان کی آنکھوں میں آج آنسو دیکھے تو میرا کلیجہ پھٹنے کو آ رہا تھا، وہ بہت رو رہی تھی، اور ہم دونوں ہی جانتے ہیں ان کے رونے کی وجہ۔ عثمان نے بے چین سا ہو کر کہا، بس جاگ اٹھی بہن کی محبت؟ رحاب نے مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے عثمان سے پوچھا، تو وہ رحاب کو غور سے دیکھنے لگ گیا، شاید وہ اس کا اندازہ لگانا چاہ رہا تھا اس کے لہجے کا۔ میں جانتا ہوں وہ سب جھوٹ بول رہے تھے، رحاب نے عثمان سے کہا، تو وہ حیران سا ہو کر رحاب کو دیکھنے لگا۔ رحاب کو جب لبنہ نے پکس بھیجی تھی کہ عبیر ہسپتال ہے، تب اس نے فون اس لیے کر دیا کہ عبیر کہیں کسی
मुसीबत में ना हो, लेकिन इसके झूठ बोलने पर अरहाब को शदीद दुख हुआ था और गुस्सा भी आया था कि वो उसे इस काबिल नहीं समझती कि सच बोल सके। फिर लुबना की कॉल ने तो इसके पैर तले से ज़मीन खींच ली थी। वो इतना तो जानता था कि अबीर कभी भी इसका बच्चा नहीं मार सकती, पर उसे डर था कि वो सब कुछ ना कर दे। इसके एटीएम से पैसे निकालना उसे बहुत कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था। वो जैसे ही डॉक्टर फहमीदा के रूम में एंटर हुआ तो उसे याद आया कि ये तो लुबना की दोस्त थी। वली जब पैदा होने वाला था तब अक्सर लुबना इसी डॉक्टर के पास आती थी। ये बात अरहाब को बहुत कुछ खटकने पर मजबूर कर रही थी। वैसे भी बिजनेसमैन था, दिमाग का इस्तेमाल करना अच्छे से जानता था। वो वहीं खड़े खड़े जान गया था कि अबीर ट्रैप हुई है, लेकिन अगले ही लम्हे वो सोच चुका था कि अबीर को सबक ज़रूर सिखाएगा। एक तो झूठ बोलने की सज़ा, दूसरा उसे लोगों की सबक हासिल करने से ही समझ आएगी। तभी इसने जानबूझकर सबके सामने उसे शर्मिंदा किया ताकि वो आइंदा किसी और से बेवकूफ़ ना बन सके। फिर घर में भी इसने गुस्सा किया क्योंकि उसे बार बार इसका झूठ बोलना याद आ रहा था। पर इन सब में वली का फिर से सही हो जाना अरहाब के लिए खुशी की बात थी। इसी रात अरहाब अबीर को दादो और वली के हवाले करके डॉक्टर फहमीदा के पास अस्पताल चला गया था। उसे धमकियाँ दी, इसका लाइसेंस कैंसिल करवा देगा। सारा सच मालूम कर लिया, यानी वो कैंसर की डॉक्टर बनी थी अबीर के सामने। इस सब वाक़े में अरहाब को सबसे ज़्यादा दुख अबीर को इस दिन की तल्ख बातों को के बोलने से हुई थी। वो जानता था अबीर ऐसी नहीं है, पर वो गुस्से में बोल गया था। उसे अंदाज़ा था वो इन बातों से ज़्यादा हर्ट हुई होगी, ख़ास तौर पर बेटी वाली बात से, लेकिन उसे यकीन था वो उसे मना लेगा। अरहाब ने सारी बात उस्मान को शॉर्ट में बता दी तो वो शर्मिंदा हो गया थप्पड़ मारने पर। शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं, थप्पड़ तुम्हारी बहन वैसे भी डिज़र्व करती थी। अरहाब ने हंसते हुए कहा तो उस्मान भी हंस दिया। आपने मेरे कंधे पर रख कर बंदूक चलाई, उस्मान मुँह बसूरते हुए बोला तो अरहाब ने कहकर लगा दिया। भाई आप काफ़ी समझदार हैं, मैं आपकी जगह होता तो बदगुमान ही रहता। उस्मान मैं तुम्हारी एज का होता तो भी शायद तुम्हारी तरह रिएक्ट ना करता, क्योंकि मेरी बचपन से एक आदत है, मैं हर चीज़ को ऑब्जर्व करता हूँ और लोगों की बातें सुनने के बजाय खुद दिमाग लगाता हूँ। मुझे ज़िंदगी के तजर्बे ने भी बहुत कुछ सिखाया है, अब लोगों की पहचान हो जाती है। अरहाब उस्मान की तरफ देखते हुए बोल रहा था। ज़िंदगी का तजुर्बा, ओहो, यानी आप ही ठीक कहती हैं, आप अंकल ही हैं। उस्मान ने शरारत से हंसते हुए कहा तो अरहाब का ज़ोरदार कहकर गूंजा था। तुम्हारी आप ही अकल कभी इस्तेमाल नहीं करती, बस फजूल कुछ भी बुलवा लो इससे। अरहाब कहते साथ ही उठ खड़ा हुआ। अच्छा चलें, अब बहुत देर हो गई है, और हाँ, बेफिक्र हो जाओ अपनी बहन की तरफ से, क्योंकि मैं जब तक जिंदा हूँ तुम्हारी बहन को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अरहाब ने मुस्कुराते हुए कहा तो उस्मान भी मुस्कुराते हुए खड़ा हो गया और गाड़ी की जानब बढ़े। रात को 3 बजे अरहाब की आँख खुली तो उसे बेड पर अबीर साथ लेटी हुई नहीं मिली, बल्कि वो कमरे में ही नहीं थी। अबीर कहाँ चली गई है अब? अरहाब बेड से उतरते हुए बोला और वॉशरूम की तरफ बढ़ा। अबीर वॉशरूम का दरवाज़ा नॉक करके इसने अंदर झांका, पर वो नहीं थी। कहाँ चली गई है अब ये लड़की? अरहाब परेशानी से उलझे हुए बोला और वली का रूम चेक किया, पर अबीर वहाँ नहीं थी। फिर इसने दादो का रूम भी देखा, पर वहाँ दादो सो रही थी। अरहाब ने देखा बाहर का दरवाज़ा खुला था, तभी वह जल्दी से बाहर निकला तो लॉन में सामने चेयर पर अबीर बैठी थी। उसे देखकर अरहाब के सांस में सांस आया, पर उसे अबीर पर शदीद गुस्सा आया कि रात के इस पहर अकेली बैठी थी, ऊपर से तबीयत भी वैसी इसकी। अबीर, अरहाब ने इसके पास जाकर उसे गुस्से से पुकारा तो उसने चेहरा मोड़कर अरहाब को देखा। आंखों से आंसू बेतहाशा बह रहे थे। मौसम क्योंकि बदल रहा था तो इस वक्त तक ठंड भी हो जाती थी। रोने और ठंड की वजह से नाक लाल हो चुकी थी। यहाँ क्यों बैठी हो अकेली, वो भी इस वक्त? अरहाब इसके पास बैठकर बोला। अरहाब, इसने रुकते हुए उसे पुकारा। मैं इसे नहीं मारने वाली थी इस दिन, मैं तो ज़ीशान की हेल्प करने गई थी, पर इन सब ने झूठ बोलकर मुझे फंसा दिया। अबीर बोलते ही अपना चेहरा हाथों में छुपा कर रोने लग गई थी। अरहाब खामोशी से बैठा रहा और उसे रोने दिया। मैंने झूठ बोला था कि मैं अम्मी की तरफ हूँ, पर आपने ही तो कहा था कि इससे कभी मिली तो टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। अबीर रोते हुए इसकी बात याद करवा रही थी और अरहाब का दिल किया खुद का सर फोड़ दे, लेकिन आपने मुझे तोड़ दिया। अरहाब, क्या मैं आपको ऐसी लगती हूँ जो अपने बच्चे को मार देगी? मैं इसको कैसे मार सकती हूँ? ये तो हमारे प्यार की निशानी है।
मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ अरहाब, मैं आपके बगैर ज़िंदगी गुजारने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती और आप मुझे अपनी ज़िंदगी से निकालना चाहते हैं। अबीर अपने पेट पर हाथ रखे हुए बोल रही थी। आपने कहा था कि बेटी ना हो, पर ये तो बेटी है, अब मैं क्या करूँ बताएं राहब, मैं क्या करूँ? अबीर रोते हुए बोल रही थी और इसके इस तरह रोने से राहब को भी तकलीफ हो रही थी। अबीर राहब इसके पास से उठकर इसके सामने घुटनों के बल बैठ गया और इसका हाथ थाम कर उसे बुलाया। आई एम सॉरी, मैं गुस्से में न जाने क्या क्या बोल गया था। मैं जानता हूँ वो सब झूठ बोल रहे थे और तुम सच बोल रही हो, लेकिन मैं तुम्हें थोड़ी सी सज़ा देना चाहता था, पर मुझे नहीं पता चला और मैं तुम्हारा दिल दुखा गया अपने कहे लफ्ज़ों से। अरहाब के इस तरह बोलने से अबीर हैरत से अरहाब को देख रही थी। यानी आपको इस बात पर भरोसा है कि मैं इसको नहीं मार रही थी? अबीर अपने पेट पर हाथ रखे तस्दीक कर रही थी। अरहाब ने हाँ में सर हिला दिया। अरहाब, आप बहुत बुरे हैं, बहुत ज़्यादा। मैं आपसे बात नहीं करूँगी। अबीर अरहाब से बोलते ही उठकर वहाँ से कमरे की तरफ भागी थी। अरहाब कुछ देर वहाँ बैठा रहा और फिर वो भी खड़ा हुआ और अंदर की तरफ बढ़ा। अरहाब कमरे में दाखिल हुआ तो अबीर बेड पर बैठी रो रही थी। अरहाब ने दरवाज़ा लॉक किया और इसके पास आकर बैठ गया। तुम लड़कियों के पास इतने आंसू कहाँ से आ जाते हैं? अरहाब ने शरारतन पूछा। आप जैसे जालिम लोगों की वजह से आ जाते हैं। अबीर ने नाक को शू शू करते हुए कहा तो अबीर की बात सुनते ही अरहाब हंस दिया। नाराज़ हो? अरहाब ने इसके आंसू साफ करते हुए पूछा। नहीं, अबीर भराई हुई आवाज़ में बोली तो अरहाब ने उसे अपने गले लगा लिया और इसके बालों पर किस की। अबीर, आइंदा मुझसे झूठ मत बोलना। मैं अब कभी आपसे झूठ नहीं बोलूँगी क्योंकि मुझे बहुत बड़ी सज़ा मिल चुकी है। अबीर अपनी आंखें साफ करते हुए बोली, तुम जानती हो मैं बहुत डर गया था। मुझे डर था कि वो तुम्हारे साथ कुछ गलत ना कर दें। अरहाब ने अबीर के माथे पर किस करके कहा। अरहाब, वो आपको अब तो बेटी से कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अबीर न जाने क्यों पूछ बैठी और अब दिल दुखने की बारी अरहाब की थी। उसे अंदाज़ा हो रहा था बिना सोचे समझे बोलने से वो अबीर को कितनी तकलीफ़ पहुंचा चुका था। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। अगर वो अपना दिमाग इस्तेमाल करके सिचुएशन समझ गया था तो अपने अल्फाजों से मार खा गया था। अबीर, मेरे मुंह से निकले अल्फाज तुम्हारे लिए मैंने दिल से नहीं बोले थे। मैं मानता हूँ तुम बहुत हर्ट हुई हो, पर क्या हम सब कुछ भूल नहीं सकते? एक भयानक ख्वाब समझकर रहा बड़े मान से बोला था और अबीर ने इसका मान नहीं तोड़ा था। If you like my video and want to get updated, please like, share and don't forget to subscribe.